ओके, लेट्स स्टार्ट। इन माय प्रीवियस चैप्टर के जो ये प्रीवियस पार्ट था, इसमें हमने क्या स्टडी किया था कि कौन सी इंडस्ट्री वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री है। तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री थी? स्टील इंडस्ट्री थी, आयरन इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। ओके, तो अब हम इन सभी इंडस्ट्री के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जो फीडर इंडस्ट्री होती है, तो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है दैट इज द मेन एग्जांपल ऑफ फीडर इंडस्ट्रीज. This is the feeder industry whose products are used as raw materials for other industry. The input for the industry include raw materials such as iron ore, coal, limestones along with labor, capital, site and other infrastructure. मतलब कि जो इनपुट्स होता है वो तो हमें पहले से ही पता है कि जो रॉ मटेरियल्स हो, कैपिटल इन्वेस्ट मतलब कि कितने मनी उसमें इन्वेस्ट हुए हैं, जो लेबर और वर्क है वो सभी है, वो इनपुट होता है और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है जो मार्केट में आती है जिसके लोग यूज़ करते हैं और उसमें से जो इंडस्ट्री वाले हो वो मनी अर्न करते हैं, तो दैट इज द आउटपुट. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेज. मतलब आयरन और को स्टील में इन्वर्ट करके बहुत सारे स्टेज में से वो प्रोसेस के थ्रू अप्लाई होता है. द रॉ मटेरियल इज put in the blast furnace where it is undergoes smelting and it is then refined and the output obtained is steel which may be used other industry as a raw material. यहाँ पे आपके लिए एक न्यू वर्ड है दैट इज स्मेल्टिंग. यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे स्मेल्टिंग वर्ड क्यों यूज हुआ है. तो कोई भी जो आयरन है वो एक से ज्यादा आयरन का कॉम्बिनेशन होके वो बनती है. तो जब उसका जो सपोज टेम्परेचर है बॉइलिंग का 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रखूंगी तो क्या होगा, वो उसमें से जो एक अलग तरीके की स्मेल आएंगी जिसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग. यहाँ पे प्रॉपर वर्ड में डिस्क्राइब किया हुआ है. इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट. Steel is a tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. मतलब स्टील होता है वो टफ होता है एकदम, and it can easily shaped, cut and made into wire. Specially alloy of steel can be made by adding small amount of other metal. यहाँ पे एक वर्ड ये है alloy. Alloy means जो different metals होती हैं उनका combination करके जो नई metals बनती है उसको alloy कहते हैं. Alloys give the steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust. Steel is often called the backbone of modern industry. Modern industry में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस में से बनते हैं? स्टील में से. इसी वजह से स्टील को बैकबोन मॉडर्न इंडस्ट्री कहा गया है. यहाँ पे आपके लिए एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? दैट इज कॉल्ड स्टील. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of this metal. Ships, train, truck and autos are made by largely of steels. मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं कि जिसमें जो आयरन और स्टील में से बनता है. इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज मेड फ्रॉम स्टील. मतलब कि हम जो सेफ्टी पिन और जो नीडल्स यूज करते हैं वो भी स्टील में से बनती है. ऑयल वेल्स आर drill with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment and farm machineries are mostly steel. Large buildings have a steel framework. मतलब यहाँ पे स्टील कौन सी जगह पे यूज किया गया है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply are रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल. मतलब कि 1800 AD के पहले जो स्टील और जो आयरन इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे अवेलेबल थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली मिल पाए. लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवे. आफ्टर 1950 iron and steel industry began to be located on a large area of flat land near a seaport. This is because by that time steel work had become a very large and iron ore had to be imported from overseas. मतलब कि पहले क्या होता था कि जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिले, जहाँ पे
रॉ मटेरियल इजीली मिले, पावर सप्लाई इजीली मिले, रनिंग वाटर इजीली हो, वहां पे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी। बट 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक आइडियल इंडस्ट्री के फॉर्म में आ गई है, क्योंकि उसका बहुत ही अलग अलग जगह, बहुत ही अलग तरीके से डिफरेंट वे में उसका यूज होता था। इसी वजह से उसको वो जहाँ पे स्टील वर्कर्स इजीली मिल पाए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट सी क्या होता है कि सी एरिया के आसपास ज़्यादा अब इंडस्ट्री होने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो स्टील इंडस्ट्री में से जो स्टील है वो बहुत ही जगह पे इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट होता था। इसी वजह से इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज डेवलप टेकिंग advantage of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bailey, Durgapur, Burnapur, Jamshedpur, Bokaro are situated in region that spread over 4 states. कौन से स्टेट में ये सारे रीजन स्प्रेड किए हुए? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. Bhadarwati and the Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are the other important steel centers utilizing the local resources. यही इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एक बिग क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल सकता है कि कौन सी जगह पे स्टील इंडस्ट्री के लोकल रिसोर्सेज मिलते हैं, फिर पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से भी मिलते हैं कि कर्नाटक में कौन सी जगह पे तो विजयनगर, आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह पे विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में कौन सी जगह पे सेलेम. तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है. अब हम डिफरेंट जो स्टील इंडस्ट्रीज है उनमें से मेन टॉपिक कौन सी जगह पे है वो स्टडी करेंगे, जैसे कि जमशेदपुर. Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country, that is Tata Iron and Steel Company Limited, जिसको शॉर्टली बोलते हैं टिस्को. What is the full meaning of टिस्को? Tata Iron and Steel Company Limited. It was privately owned, मतलब उनका जो ऑनर था वो गवर्नमेंट के बेस पे नहीं था, वो प्राइवेट था. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट took the initiative and set up the several iron steel plants. मतलब 1947 के पहले एक ही स्टील इंडस्ट्री थी, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही डिफरेंट जगह पे स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया. In 1970, Tisco was started in 1907 at Skachi near the confluence of river Subarrekha and Khakari इन झारखंड. मतलब के 1907 में जो टिस्को स्टार्टेड हुई थी झारखंड में, ये जो रिवर है उनके पास. लेटर ऑन साक्षी was renamed as Jamshedpur. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. Geographically सोचे तो जो जमशेदपुर है वो पूरी कंट्री में आयरन एंड स्टील के लिए मोस्ट कन्वेंटियल प्लेस है. Shachi was chosen to set up the steel plant for the several reason. मतलब जो साक्षी है उसने बहुत ही several reason के कारण स्टील इंडस्ट्री को अपने यहाँ पे चूज किया था. This place was only 32 kilometer away from Kalimati station and the Bengal Nagpur railway station. It was close to the iron ore, coal and manganese deposit as well as to Kolkata, which is provide a large market. प्लस एक्चुअली ये सभी एडवांटेज और ये सभी जगह देख के ही उसने डिसाइड किया था, क्योंकि वहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पे एक रेलवे लाइन थी, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में इजीली हम कर सके. साथ ही साथ आयरन और कोल था तो उसको भी साथ ही साथ कर सके. इस तरीके से वहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छा था कोलकाता के नियर में. तो इसी वजह से उसने सैची ने वहाँ पे चूजन किया स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए. टिस्को गेट द कॉल फ्रॉम जहरिया कोलफील्ड्स एंड आयरन और लाइमस्टोन्स, डोलेमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम द ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. मतलब जो टिस्को कंपनी है उसको ये सब कहाँ से मिलता था? डोलेमाइट, मैंगनीज, वो सब ओडिशा और छत्तीसगढ़ में से. द खारकाई एंड द सुबररेखा रिवर्स इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई. मतलब इन दो नदियों के पास ही, रिवर के पास ही क्यों किया था? मतलब कि इन दो रिवर्स है उसके पास सफिशिएंट वाटर था. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोवाइड एक्वेट कैपिटल ऑफ ईट लेटर्स डेवलपमेंट. मतलब गवर्नमेंट ने भी टिस्को में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट मतलब ज़्यादा मनी इन्वेस्ट की उसका प्रोग्रेस ज़्यादा करने के लिए. In Jamshedpur, several other industry plants were set up after Tisco. They produce the chemical, locomotive parts, agriculture equipment, machinery, and tin plate cable and wire.
द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स एंड रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। आयरन कोर के कारण वो रैपिडली जल्दी से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा इंडिया में। ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, the Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It is also includes the secondary producer, rolling mills and ancillary industry. ये हमने जमशेदपुर के बारे में स्टडी कर लिया। अब है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक प्लेस है। इट इज द इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका एक इम्पोर्टेंट स्टेट है जो है पिट्सबर्ग, वो स्टील सिटी के लिए जाना जाता है। The steel industry at Pittsburgh enjoy location advantages. Some of the raw materials such as coal is available locally while the iron cores come from the iron mines and Minnesota about 1500 किलोमीटर from the Pittsburgh। मतलब कि पिट्सबर्ग में स्टील सिटीज स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छे जो एडवांटेज थे वो इस लोकेशन को मिल रहे थे। कैसे? जैसे कि कोल है वो चाहिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में तो वो लोकली मिलता था। साथ ही साथ जो आयरन और है वो वहाँ से 1500 किलोमीटर की ही दूरी पे आयरन माइंस थी तो उससे मिल जाता था। बिटवीन दीज माइंस पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर द शिपिंग और चीपली फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। Trains carry the other from the Great Lakes to the Pittsburgh area, and the Ohio and the Monongahela and the Allegheny rivers provide the aquatic water supply। मतलब कि इन सभी एडवांटेज के कारण ही पिट्सबर्ग से इजीली शिपिंग किया जाता था। किसको? स्टील को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही नियर में जो ग्रेट लेक है वहाँ से वाटर वे के थ्रू ही हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। साथ ही साथ रेलवे लाइन के थ्रू भी हम चीपली फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते। Today, very often, the large steel mills in Pittsburgh itself, they are located in valley of Monongahela and the Allegheny rivers about the Pittsburgh and along the Ohio river below it। मतलब कि आज के टाइम में एक बेस्ट ऑप्शन है और खुद का ही एक बड़ा उन्होंने वहाँ पे सेटअप कर दिया है पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री का। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। क्योंकि जो फाइनल जो स्टील बनता था जो मार्केट में किसी अलग तरीके से यूज़ किया जाना हो, मशीनरी में हो या ऑयल ड्रिलिंग मशीनरी बनानी हो उसमें भी, तो यहाँ पे जो पिट्सबर्ग था वहाँ पे दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट फॉर्म था, एक लैंड और दूसरा वाटर रूट के थ्रू। द पिट्सबर्ग आर एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। मतलब दूसरी एरिया इज मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि दूसरी जगह से यहाँ पे पिट्सबर्ग में बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज थी स्टील मिल की। दिस यूज द स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। तो इसी वजह से जो स्टील इंडस्ट्री होती है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए यहाँ पे मिलता था। कौन से जगह पे स्टील यूज़ होता है? रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। अब दूसरी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन इनिशिएंट आर्ट। मतलब एंशिएंट मतलब कि पहले के टाइम में वो वीविंग यार्न को वीविंग करके क्लॉथ बनते थे। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। इन सभी का यूज होता था क्लॉथ बनाने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन देम। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, नॉटन, लिनन, कॉटन एंड जूट। एंड मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड रेयन। अब यहाँ पे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कहाँ पे है वो सब स्टडी करेंगे। The cotton textile industry is one of the oldest industry in the world. Till Industry Revolution, the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms. In 18th century, power looms facilities develop of cotton textile industries. मतलब कि जो 18
18 सेंचुरी के पहले भी कॉटन इंडस्ट्री अवेलेबल थी, पर वो हैंडमेड थी और बाद में उसको पावर लूम के फॉर्म में डेवलप किया गया। द फर्स्ट इन द ब्रिटेन एंड द लेटर अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पहले ब्रिटेन में और बाद में धीरे धीरे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया हैज द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल, मतलब इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके का कॉटन बनने की प्रोसेस है, उसकी बहुत ही बड़ी स्टोरी है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, मतलब जो ब्रिटिश का रूल था उससे पहले इंडियन हैड स्पॉन एंड हैड वुमेन क्लॉथ ऑलरेडी हैड टू वाइड मार्केट, मतलब जब ब्रिटिश का रूल नहीं था उससे पहले इंडिया के लोग हाथ से भी कॉटन बना के उनका बहुत ही बड़ा मार्केट यहाँ पे था। द मुस्लिम इन ढाका, चीनीज इन ऑफ मुसलीपट्टम, कैलिकोज इन कलकत्ता, ये बहुत ही डिफरेंट मार्केट थे जो ब्रिटिश रूल थे उससे पहले ही कॉटन इंडस्ट्री फेमस थी। द ट्रेडिशन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फेब्रिक्स थ्रू द मशीनाइज इंडस्ट्री यूनिट्स, मतलब पहले की जो हैंडमेड कॉटन इंडस्ट्री थी उसके कंपेयर में जो ये मॉडर्न इंडस्ट्री है, मशीनरी इंडस्ट्री, वो उससे कंपेयर नहीं हो सकती थी क्योंकि वो ज़्यादा ही चीप, मतलब कि बहुत ही सस्ता और मशीन यूज़ करते थे तो बहुत ही कम टाइम में मटेरियल्स रेडी हो जाता था। द फर्स्ट सक्सेस ऑफ मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिशेड इन मुंबई इन 1854। फर्स्ट जो मशीनरी के बेस पे जो इंडस्ट्री बनी थी 1854 में, वो कहाँ थी? मुंबई। The warm, moist climate, a part of importing machinery, availability of raw material and skilled laborer resulted in rapid expansion of the industry in the region. Initially, this industry flourished in the state of Maharashtra, Gujarat because the favorable of humid climate. मतलब कि धीरे धीरे humid climate की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। बट टूडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएट आर्टिफिशियली। अब क्या होता है कि पहले तो ह्यूमिड नेचुरली था पर अब हम आर्टिफिशियली भी ह्यूमिड क्रिएट कर सकते हैं। रो कॉटन इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रो मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री इज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर द सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि विच आर द डिफरेंट सेंटर ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, दैट इज इंडिया में कौन सी जगह पे? कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी। ओके, अब यहाँ उसका जो मेन सेंटर है वो हम स्टडी करेंगे। इट इज कॉटन इंडस्ट्री का, वो है अहमदाबाद। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती रिवर, मतलब कि गुजरात में साबरमती रिवर पे ये अहमदाबाद सिचुएटेड है। द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। इट सून बिकम अ सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रिफर एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसी वजह से उसको एक टैग दिया गया था जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर है अहमदाबाद। Favorable location factors were responsible for the development of textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. मतलब अहमदाबाद क्यों फेमस है और यहाँ पे क्यों ज़्यादा मात्रा में वो है? क्योंकि जो कॉटन ग्रोइंग एरिया से वो वहाँ से अहमदाबाद बहुत ही नियरेस्ट है। This ensure easy availability of raw material. The climate is ideal for the spinning and weaving. The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. And the densely populated state of Gujarat and Maharashtra provided the both skilled and semi-skilled labor. मतलब कि क्या था कि यहाँ पे एक तो ज़्यादा मात्रा में लेबर थे, ज़्यादा मात्रा में वो कॉटन मिल रहा था, और यहाँ पे स्किल वाले लेबर, मतलब कि जिसको ऑलरेडी नॉलेज हो वो, और जिनको कम नॉलेज हो वैसे लेबर भी यहाँ पे इजीली मिल सकते थे। इसी वजह से अहमदाबाद में ये कॉटन इंडस्ट्री इतनी फेमस थी। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद textile mills have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is the primarily due to the emergence of new textile center in the country as well as
नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। पर थोड़ी यहाँ कुछ ही समय में क्या हुआ कि जो मशीनरी का जो अपडेट होना चाहिए वो प्रॉपर वे में अहमदाबाद में नहीं हो रहा था, इसी वजह से ऐसी बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी कॉटन मिल्स थी वो जो क्लोज हो गई थी। अब है ओस्का, इट इज द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। जापान का ये ओस्का सेंटर है वो इम्पोर्टेंट है टेक्सटाइल के लिए। इट इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जैसे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया था अहमदाबाद और मैनचेस्टर ऑफ जापान कौन है? ओस्का। The textile industry developed in Osaka due to the several geographical factors. The extensive plain around the Osaka ensured that was easily available for the growth of cotton mills, warm humid climate and situated spinning and weaving, and the river Udo provide the sufficient for the mills. इस पैराग्राफ में आपको ये कहना चाहते हैं कि ओस्का क्यों कॉटन इंडस्ट्री में, कॉटन मिल्स में फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और थे जिसके कारण हम इजीली यहाँ पे वो कॉटन मिल जाता था। फिर यहाँ पे जो रिवर थी योडो, वहाँ पे सफिशिएंट लेवल में वाटर था, इसी वजह से ये भी एक ओस्का भी एक प्रॉपर वे में कॉटन इंडस्ट्री कहा गया है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। ओस्का ये डिपेंडेड था इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के लिए। एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड, हैज गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। Third, it is the one of the important textile cities in the country. Of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement। मतलब कि ओस्का में जैसे कॉटन इंडस्ट्री थी तो जो जैसे भी टाइम निकलता गया तो ओस्का रिप्लेस हुई डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि आयरन, स्टील, मशीनरी और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए भी जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ पे ली गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल दी अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।